हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, यूरोप शेंगन में जितने भी हमारे भाई जाना चाहते हैं, स्पेशली वे लोग जिनके पास कोई बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बहुत अच्छा स्किल नहीं है, लेकिन उनको जेन्युइन वर्क वीज़ा पर शेंगन जाना है, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। टेस्टेड कंट्री है, टेस्टेड एम्प्लॉयर है, पहले भी हमने कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। डिस्क्रिप्शन में कुछ पुरानी सक्सेस स्टोरीज के लिंक्स मैं दे रहा हूं, जिनको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्री का नाम है ग्रीस। अब ग्रीस की अगर बात की जाए तो आपको अच्छी तरह से पता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, लेकिन ग्रीस को लेकर कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कैंडिडेट्स के मन में, जो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, फिर बात करेंगे कि पोजीशंस डेजिग्नेशंस क्या हैं। नंबर वन, क्या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा? यस, चाहिए होगा। नंबर टू, क्या विदाउट सरनेम, यानी कि वे पासपोर्ट जिनमें कैंडिडेट्स का सरनेम नहीं है, उपनाम नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा नाम है ललित भदौरिया, तो ललित हो गया मेरा नेम और भदौरिया हो गया सरनेम। तो ऐसे हमारे भाई बंधु जिनका सरनेम नहीं है पासपोर्ट पर, क्या ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं? यस, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी जो वैकेंसी आएंगी ग्रीस की, उनके लिए आप हमेशा हमारे एडवाइजर से पूछ लें कि क्या सरनेम वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल है या नहीं है, राइट। अब देखिए, ग्रीस क्यों जाना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब काम क्या है, अर्निंग कितनी होने वाली है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, ये सब कुछ हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, काम है बहुत ही आसान सा काम है, टोबैको प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन का। यानी कि जैसे आपने हॉर्टिकल्चर देखा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, राइट। आपको थोड़ा बहुत वो सिखाएंगे भी कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर होता है, किस तरीके से टोबैको की फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होता है। और आपको पता है, यूरोपीय देशों में लेटेस्ट यानी कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से वे किसी भी काम को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मैन पावर है, या आप कह लें जो लेबर है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। देखिए, हमारे देश में क्या है, क्योंकि वेजेस कम हैं, तो मशीन्स का कम प्रयोग होता है, टेक्नोलॉजी का कम प्रयोग होता है। अधिकतर काम लोग हाथों से करना पसंद करते हैं, ठीक है। या बहुत कम मशीनें यूज़ करी जाती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर या एक दो इक्विपमेंट आप लोग देखते हैं। लेकिन अगर यही बात की जाए विदेशों की, तो वहाँ पर बहुत ही गहराई से वो देखते हैं कि किस काम के लिए कौन से यूटेंसिल्स, डिवाइसेस या मशीन्स का यूसेज होना है। और देखिए, बात हो रही है यहाँ पर टोबैको कल्टीवेशन की, तंबाकू का जो उत्पाद होता है। तो देखिए, कोई ये साधारण चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए ऑफकोर्स आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, और जाते ही आपको टीआरसी बनता है, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। शेंगन वर्क वीज़ा के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वे सभी आपको मिलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने BA BCom BSc कुछ भी किया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि यह ऑफिशियल वर्क नहीं है, यहाँ पर आप किसी ऑफिस के अंदर चार दीवारी के अंदर एयर कंडीशनिंग रूम में नहीं बैठे हैं। आप यूरोप जा रहे हैं, लेकिन काम आउटडोर का है। क्या यहाँ पर मेहनत लगेगी? हाँ, थोड़ी बहुत तो लगेगी, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है? क्या आपको ग्रीस का प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए PCC हमें देनी होती है? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं देनी होती है। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, उसके बाद ही आपको PCC देनी होगी। देखिए, यूरोप स्पेशली जब बात करते हैं हम शेंगन की, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रामेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करते हैं वर्क वीज़ाज़ की, ठीक है। और वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है, जो उसका क्राइटेरिया है, यूरोप के अन्य देशों का अलग अलग तरीके से है। उदाहरण के लिए, माल्टा में PCC नहीं चाहिए होता, ठीक है। ना पहले पहले मतलब ना स्टार्टिंग में, और ना ही वर्क परमिट आने के बाद तब भी नहीं चाहिए होता। मतलब पूरी प्रक्रिया में माल्टा के PCC नहीं चाहिए होता, लेकिन ग्रीस में पहले नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्रोशिया में पहले भी चाहिए, सबमिशन के टाइम में भी, या तो आपकी PCC वैलिड हो, या फिर आपको नई PCC इशू करानी पड़ती है। और ध्यान रहे, यह ब्लॉग जो है मैं आपके साथ मार्च 2026 में शेयर कर रहा हूँ। समय समय पर ये देश अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ की, उसमें कुछ नए नए नियम कानून ऐड ऑन करते रहते हैं। कभी कभी टाइमिंग के भी फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर आप हमसे पूछें कि सर, अगर ग्रीस में आवेदन करते हैं तो क्या टाइम पर काम हो जाएगा, आपके वीज़ा का सक्सेस रेट क्या है, मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज डाल रहा हूँ, फिर वही उत्तर दे रहा हूँ कि देखिए, सांच को आँच क्या। अब देखिए, हमारे बिहार के भाई गए हैं,
हमारे राजस्थान के भाई गए हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के भाई लोग गए हैं, और साधारण लोग गए हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करके आए थे, साधारण कोई डिलीवरी का काम कर रहे थे, वेयर हाउस में काम कर रहे थे, जब ये लोग चले गए तो आप भी आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि ग्रीस का वर्क परमिट आने के बाद आप जब वीएफएस जाते हैं, और मेडिकल जो ग्रीस का होता है वो बीएलएस के अंडर होता है, तो थोड़ा सा आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन है बहुत ही साधारण सा। तो ग्रीस की प्रक्रिया में अपने ध्यान किन बातों का रखना है? सब कुछ आसान है, लेकिन कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं, कहाँ पर आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं पे कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, ग्रीस में मेरी इच्छा तो है, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, ईगर हूँ जाने के लिए, लेकिन ये कागज़ में नहीं दे पाऊँगा आपको, तो फिर क्या करना चाहिए? हमेशा की तरह मैं आपको बताऊँगा, बुल्गारिया में हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, राइट। माल्टा में देखिए, मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारे पास एक किचन हेल्पर की वैकेंसी है, जहाँ पर आपको स्किल टेस्ट नहीं देना है, बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हम करा सकते हैं। किचन हेल्पर में आप जा सकते हैं माल्टा जैसे बेहतरीन देश में। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ग्रीस में आपने आवेदन करना है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने अप्लाई कर दिया, हमारे साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया, हमने आपका वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। वर्क परमिट आने के बाद पीसीसी देने की जिम्मेदारी होगी आपकी। ऐसा ना हो कि आप समय पर हमें पीसीसी ना दे पाएँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ग्रीस उन गिने चुने यूरोपीय देशों में से एक देश है जहाँ पर जो आपका मेडिकल होता है उसके नियम वे तय करते हैं। ठीक है, मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, साधारण या आम तौर पर आप देखेंगे कि अधिकतर यूरोपीय देशों की जो वर्क वीज़ा संबंधित जो गाइडलाइंस हैं मेडिकल के लिए, वे बहुत ही आसान सी हैं। इनफैक्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से अगर आप सऊदी अरब जाते हैं या गल्फ़ के अधिकतर देशों में गमका होता है, कतर के लिए आपने देखा है क्यूवीसी होता है, इसी प्रकार से मलेशिया के उनके खुद के मेडिकल सेंटर्स हैं। तो क्या शेंगन के हर एक देश में इसी प्रकार के प्रावधान है? नहीं, लेकिन ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ पर मेडिकल को लेकर उनकी गाइडलाइंस हैं। तो दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, पीसीसी के अलावा आपने भले ही पीसीसी बाद में देनी है, लेकिन देनी होगी, तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वर्क परमिट दे दिया और आप पीसीसी ना दे पाएँ। ऐसा होने पर आपको नुकसान होगा। ठीक है। दूसरी बात, मेडिकल को लेकर आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप हमारे पास आवेदन करें तो अगर आपको पता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी या कोई भी फिजिकल इलनेस या कोई भी इन्फेक्शन, कुछ भी ऐसा रहा है, आपकी कोई हिस्ट्री रही है पास्ट में, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दैट विद आवर टीम मेंबर्स। ऑफ कोर्स हम लोग कोई आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लेटेस्ट प्राइमरी मेडिकल जो एक फिटनेस रिपोर्ट आप हमें बना कर दें, उसके बेसिस पर ही हम आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, जिससे कि इंश्योर हो सके कि वर्क परमिट आने के बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रहे, जब आपका ग्रीस का वर्क परमिट आ जाता है, आप वीएफएस जाते हैं, लेकिन वीएफएस जब आप जाते हैं तो आपका वहाँ पासपोर्ट सबमिट नहीं करते वो लोग, आपका पेपर वगैरह चेक करते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं, और सेम डे आपको वो अपने ऑथराइज मेडिकल सेंटर पर भेज देते हैं। लेकिन कब भेजते हैं? वर्क परमिट आने के बाद, ध्यान रहे। इसीलिए हम पहले से एक प्री मेडिकल करा लेंगे आपका, इसको हम नाम देते हैं प्री मेडिकल। जैसे कि आपने कुवैत के केस में देखा होगा, कुवैत में भी आपको पता है जब ई वीज़ा आ जाता है उसके बाद मेडिकल होता है। समझ के दोस्तों मेनली दीज 2 पॉइंट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, नंबर 1 योर पीसीसी एंड नंबर 2 इज योर मेडिकल फिटनेस। ओके, बाकी का सब कुछ बहुत स्मूथ है, लगभग सही समय पर ग्रीस के वर्क परमिट आ जाते हैं। वर्क परमिट आने के बाद की प्रक्रिया काफ़ी आसान है, सहज है, और सक्सेस रेट भी ग्रीस का बहुत अच्छा है। अगर आप यूरोप के शेंगन देशों में जाना चाहते हैं तो हमेशा मैं अपने वीडियोस में बताता हूं, अगर आपके पास कोई बहुत हाई प्रोफाइल स्किल नहीं है तो इस प्रकार के रास्ते ही आपको अपनाने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आप कोई गलत तरीके से नहीं जा रहे हैं, जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं। अपने द्वारा अपने ऊपर किए हुए निवेश को भी आप पहले रिकवर कर रहे हैं, और 6 से 12 महीने तसल्ली से काम करने के बाद देखिए आप कितने समय तक वहाँ काम कर सकते हैं, जब तक आप चाहें, क्योंकि ये तो रिन्यूएबल वीज़ाज हैं। आप जब तक चाहें 2 साल, 3 साल, 5 साल काम कर सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रीस में रहना चाहें, यकीन माने ग्रीस वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री है। इनफैक्ट आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ग्रीस में ना सिर्फ हम लोग वर्क वीज़ा पर लोगों को भेजते हैं, इनफैक्ट वे लोग जो कि यूरोप के देशों में निवेश करके, पैसा निवेश करके रेजिडेंसी चाहते हैं, उनको भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का अगर कोई रियल एस्टेट में वहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो हम लोग विद फैमिली उनको प्यार दिलाते हैं। एनीवेज, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बट जस्ट फॉर
द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि लोग इतना पैसा खर्च करके भी ग्रीस जाते हैं। सोचिए कितना 2.5 से 3 करोड़ मिनिमम राशि है जिसको निवेश करने के बाद आपको ग्रीस का रेजिडेंसी मिलता है। समझिए आप, यह सब कुछ आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है जब आप वर्क वीज़ा के थ्रू जाते हैं। और ग्रीस में देखिए एजुकेशन फ्री है ऑलमोस्ट, राइट, रेजिडेंट्स के लिए। हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ग्रीस के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आप बोलेंगे सर शिक्षा दीक्षा की आप बात क्यों कर रहे हो? भाई आज आप जा रहे हैं, कल को पीआर लेंगे, कल को फैमिली को बुलाएंगे। मुझे पता है आप लोगों का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप लोग इतने बड़े सपने लेकर आते हैं हमें खुशी होती है, आप हमें चुनते हैं, ठीक है, लेकिन उतना ही बड़ा पेशेंस भी लेकर आएँ। अगर आपके पास यूरोप में अप्लाई करने के लिए पेशेंस नहीं है और बजट नहीं है तो मैं आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यही कहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएं। अगर आपके पास अभी बिल्कुल भी पैसे का बैकअप नहीं है तो आप गल्फ़ चले जाएं या भारत में ही कोई और काम करके कुछ तो पैसा इकट्ठा कर लें, ठीक है। उसके बाद आप यूरोप के लिए अप्लाई करें। नो डाउट यूरोप में जेन्युइन वीज़ा पर जाकर काम करना, करियर बनाना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देता है। देखिए नौकरी तो आपको भारत में भी मिल जाती है, नौकरी तो आपको गल्फ़ देशों में भी मिल जाती है, लेकिन यूरोप के लिए लोग इतने क्रेज़ी क्यों हैं, राइट? क्योंकि उनको पता है कि यूरोप सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाया जाता दोस्तों, यूरोप जाया जाता है अपनी आने वाली पीढ़ियों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास लाइफ देने के लिए। कोई भी बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी मुझे नहीं लगता उस प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी दे सकती है आपके आने वाले जनरेशन्स को। मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सरकारी पद पर पहुंच जाए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हाँ देश सेवा कर सकते हैं, वो अपने पद का सदुपयोग करके औरों की मदद कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनको रिस्पेक्ट मिलता है, डिग्निटी मिलता है। लेकिन क्या वह जॉब इस बात को इंश्योर करेगी कि उनकी आने वाली 2 पीढ़ियाँ या उनकी एक जो पुरानी पीढ़ी है उनके माता पिता को उस क्लास उस लेवल का वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी मिलेगा? नहीं करता, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है भारत में, राइट। लेकिन अगर यूरोप के शेंगन देशों का पीआर जब किसी को मिलता है, जो भी व्यक्ति होता है, ना सिर्फ वह अपना भविष्य स्थिर करता है, सुरक्षित करता है, साथ ही साथ अपने माता पिता, अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने स्पाउस यानी कि अगर महिला है तो अपने जीवन साथी और पुरुष है तो अपनी अर्धांगिनी का जो है जीवन वहाँ पर आप सिक्योर करते हैं। तो जब भी आप यूरोप में जाने का सोचें तो बहुत लंबी विज़न के साथ सोचें, उसी प्रकार का गाइडेंस लें, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज के थ्रू ही जाएं, देखें कि कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। आप अगर बात करें हमारी, तो पिछले कई वर्षों से हमने यूरोप के बहुत सारे देशों में कई सारे कैंडिडेट्स को हमने जो है गाइड किया है। हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, 100% तो मैं नहीं कह सकता और ना ही कहना उचित होगा, क्योंकि आपको पता है देखिए यूरोप में कई बार ऐसा होता है कि नियम कानून बदलने की वजह से कई बार समय लग जाते हैं या कुछ वीज़ा समय पर नहीं लग पाते हैं, उन कैंडिडेट्स को रिपीट करना पड़ता है, कई बार और ऑप्शंस भी देखने पड़ते हैं। बट येस, वन थिंग आई कैन अश्योर यू, तो आपका पैसा हमारे साथ सिक्योर है। आपको जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी वीज़ाज लगेंगे, विद अश्योरिटी विल इंश्योर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि सिर्फ भेजने का काम नहीं है हमारा, जो यूनिक चीज़ आपको मिलती है, जो यूनिक सर्विस आपको मिलती है हमारे थ्रू, वो ये है कि वहाँ जाने के बाद कल को आपको छुट्टी पर आना है, आपको अपना एम्प्लॉयर बदलना है, देश बदलना है, आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य वहाँ जाकर आपसे मिल सके, आपके साथ रह सके, इन सभी पहलुओं पर जो भी संभव हो सकता है, मतलब 99.9% अपने कैंडिडेट्स की जो भी जेन्युइन ऑथेंटिक रिक्वेस्ट होती हैं हम उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और आगे भी हम इस बात का आपको आश्वासन देते हैं कि हम ऐसे ही करते रहेंगे। अपनी सेवाओं की गुणवत्ता दिन रात हम लोग सुधार रहे हैं और आप लोगों का प्यार हमें मिल ही रहा है दोस्तों। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ग्रीस की, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। ध्यान रहे जो वर्कर्स इसमें जाएंगे एज अ कल्टिवेशन वर्कर, इनको थोड़ा बहुत सिखाया भी जाएगा। जाते ही आपकी टीआरसी वगैरह बनेगी, काम स्टार्ट हो जाएगा, सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से नंबर्स पूछें तो लगभग 15 कैंडिडेट के आसपास हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग देशों का कोटा है। कुछ नागरिक हमें अन्य देशों से चाहिए, जिसके लिए हमारी जो दुबई टीम है वो कोऑर्डिनेट कर रही है। हम फिलहाल इस ब्लॉग में
भारतीय नागरिकों के लिए बात कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारा नेपाली भाई या कोई भी बहन यूरोपीय देशों के लिए आवेदन करना चाहे तो हाँ, वे हमारे दिल्ली ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। यह बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ क्योंकि हमारे बॉर्डर खुले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अड़ोसी पड़ोसी और हमारे बहुत ही मधुर संबंध हैं दोस्तों। तो नेपाली भाई बहनों के लिए भी हमारी सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि आपके नेपाल में भी एक से एक बेहतरीन एजेंसीज़ हैं जो कि आपकी सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। आप चाहें तो उनसे भी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें चुनेंगे देन ऑफकोर्स हमें बहुत खुशी होगी। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ग्रीस के साथ साथ और भी देशों की वैकेंसीज़ हमारे पास चल रही हैं। आने वाले समय में ग्रीस के लिए हम लोग और भी कुछ वैकेंसीज़ लेकर आने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी वगैरह से रिलेटेड, लेकिन हाँ, वहाँ पर थोड़े बहुत स्किल्स की आवश्यकता होगी। तो वे फ्रेशर्स भाई जो कि हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, कल्टीवेशन में नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत अच्छे फैमिली से हैं, आपको लगता है आप आउटडोर काम नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रीस, माल्टा, बुल्गारिया, मल्टीपल कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके लिए हमारे MOU साइन हो चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी की मल्टीपल वैकेंसीज़ हमारे पास अभी भी चल रही हैं और हर 3 महीने में नई वैकेंसीज़ हम लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं। टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। हमारे पास ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी कि आप अपने घर पर बैठकर भी 80 से 90% कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मैं फ्रेशर्स भाइयों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, BCom, BSc, BBA कुछ ऐसा किया हुआ है जिसमें उनका करियर नहीं बन पाया या उनकी अब इच्छा नहीं है। मान लीजिए आपने बीटेक किया था, बीटेक हालांकि एक बहुत बड़ी डिग्री है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं सर विदेश जाना चाहिए, तो मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब भी आप विदेश जाएँ तो कोई स्किल लेकर जाएँ, कोई स्किल लेकर ही जाएँ। अब वह स्किल ड्राइविंग का हो सकता है, वह स्किल कोई मशीन चलाने का हो सकता है, वेल्डिंग, कारपेंट्री, इस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप वाइट कॉलर काम में जाएं जहां पर आपको ग्रोथ मिले, आपको रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट हर काम मिलता है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भावनाओं को समझने का प्रयास करिए, अंडर द लाइन रीड करने का कोशिश करिए। वाइट कॉलर काम, एक डिग्निफाइड लाइफ, ओके, वो आपको देता है हॉस्पिटैलिटी, राइट। जल्दी PR मिलता है, ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, देश आसानी से बदल सकते हैं, परिवार को ले जा सकते हैं, PR से लेकर सिटीजनशिप हर चीज़ संभव है। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा, डिसीज़न लेना होगा। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और हम आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, ठीक है। उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, गल्फ़ देशों में थोड़े से हालात ख़राब हैं दोस्तों, हम समझते हैं इस बात को। जब भी आप लोग न्यूज़ को देखते होंगे तो थोड़ा मन में आपके बेचैनी होती होगी, लेकिन एक बात आपको समझना है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, GCC में गिने चुने देश हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इस बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हमारे जितने भी भाई बहन इस समय भारत में हैं या GCC देशों में हैं, जो कि काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि देखिए, जिस प्रकार से ये गल्फ़ के देश अपने दरवाजे खोल देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खोल देते हैं हम सबके लिए, हमें मौका देते हैं वहाँ जाकर पैसे कमाने का, व्यापार करने का, अब समय है उसी भावना से उस उधार को लौटाने का। कैसा उधार? जो मौके उन्होंने हमें दिए थे। अब समय है हम उनके साथ हम दिखाएं कि हम मन से, हृदय से, हर तौर पर उनके साथ खड़े हैं। हालांकि ये सभी देश अपने आप में सक्षम हैं, सशक्त हैं, लेकिन एज अ इंडियन सिटीज़न मैं स्वयं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम जाने अनजाने में ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसी कोई भी भ्रांति, कोई भी अफवाह ना उड़ाएं जिससे कि किसी भी देश, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी फैले, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम सब मिलकर साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर करे कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, दुनिया में तरक्की हो, शांति हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।